नमस्कार साथियों। सबसे पहली बात, देर से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे थे हम। कुछ चेंजेस हुए हैं सेटिंग्स वगैरह के, जिसकी वजह से हमें लेट हुआ और ईश्वर की कृपा रही कि हमें समझ में आ गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है और हम आपके साथ जुड़ सके हैं। तो सबसे पहले तो उस ईश्वर का धन्यवाद जिसने हमें समझाया कि हम कैसे आपके साथ इस समय जुड़ें, हम आप तक पहुंच पाए हैं, उसके लिए चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। नमस्कार। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं सपना केकरे यूपीआई परिवार की ओर से पुनः आपके सभी के स्वागत में खड़ी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है हमारा यूपीआई ओपन माइक का कार्यक्रम है और आज के दिन हमारे साथ बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि कवित्रियाँ जुड़ी हैं और एक बहुत प्यारी सी जोड़ी भी जुड़ी है। आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर सुरीले कंठ से एक बहुत कोकिला स्वर वाली गायिका भी जुड़ी हैं। उनके अलावा हमारी जो आज की होस्ट हैं वो भी बहुत प्यारी हैं। तो सबसे पहले आप सबको मैं उन सब से मिलवाती हूँ। आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत, जो आज का जो कार्यक्रम है उसको आज मैं किसी एक ऐसी अपनी प्रिय भाभी के लिए समर्पित कर रही हूँ। हमने कल उन्हें खोया है और ऋचा वत्स नाम है उनका। कल उनका देहावसान हुआ। पूरा परिवार शोकाकुल है। मैं भी, हमारा पूरा परिवार, जो मित्र जो होते हैं वो परिवार से कई बार ज़्यादा होते हैं, तो वो हमारा मित्र परिवार है ऐसा, जो कि जिनके साथ हम मन से जुड़े हैं। दूर इतने हैं कि हम पास पहुंच नहीं पाए, पर मन से उनके साथ जुड़े हैं। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रेयर करें। श्राद्धों का समय चल रहा है। श्राद्ध जो कहते हैं बहुत अच्छा समय माना जाता है हिंदुस्तानियों की हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार। और जो श्राद्ध जो है, इसके लिए अगर आप जानते हो तो श्राद्ध क्या है। श्राद्ध जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। श्रद्धया इदम श्राद्धम। भावार्थ यह है कि पितरों के निमित्त जो हमने छोड़ के जा चुके हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। तो आज हम शब्दों का से श्राद्ध कर रहे हैं उनके मन की शांति के लिए, उनके आगे की जर्नी को पीसफुल बनाने के लिए। 4 लाइनें हैं मेरी, मैं उससे शुरुआत करूंगी आज मैं पलट रही हूँ उस क्रम को। हमेशा हम शुरू करते हैं, हमारे जो कविगण आए हैं उनकी बात से शुरू करते हैं। 4 लाइनों छोटी सी एक मेरी कविता से मैं आज शुरू करूंगी। क्षणभंगुर जीवन पे जो लिखा है कुछ, ये उनको समर्पित है और उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। क्या है ये जीवन, एक पानी के बुलबुले सा। एक पल बच्चे की आंखों में चमकता सा दिखाई देता है, तो दूसरे ही क्षण ये गया और वो गया। कहाँ गया पता नहीं। वही बुलबुला उसकी आंखों में दे गया एक भीगा सा पल। वो मासूम सा बच्चा क्या जाने, पल दो पल की हंसी थी ये तो। हुआ खेल खत्म तो वही अखियां जैसे झेलम झेलम, जैसे झेलम झेलम। जैसे भर आया हो सागर सारा इन 2 अखियों में, गंगा की बन निर्मल धारा। ये जीवन की है सीख हमें, ये जीवन तो है क्षणभंगुर, ये जीवन तो है क्षणभंगुर। इन पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम भाभी को समर्पित है हमारा। और आगे की बागडोर मैं सौंपूंगी मेरी प्यारी सखी, हमारी सबकी प्यारी पूनम डागार, जो हमारे साथ जुड़ी हैं भोपाल रतलाम से। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूनम, आपका तहे दिल से शुक्रिया आज की बागडोर संभालने के लिए। और सभी जो कविगण और कवित्रियाँ जो मेरे साथ आज जुड़ी हैं, बहुत सीनियर राइटर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं, कमला आंटी हैं, विमला आंटी हैं। तो उन सबके आशीर्वाद के साथ हम ये कार्यक्रम को आज शुरू करते हैं। पूनम, मैं क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, कैसी हो? तुम्हें मेरी बहुत आवाज अच्छा। आ रहा है? यस, मुझे भी अब आ रही है तुम्हारी आवाज। पूनम हमारे साथ जुड़ी हैं रतलाम से, जैसा कि मैंने कहा। वैसे ये भी उज्जैन की बिटियां हैं और डॉक्टर पूनम डागा हैं। हालांकि ज्यादा बताती नहीं है कि ये डॉक्टर हैं,
पर ये MA हैं, PhD हैं अंग्रेजी साहित्य में। उसके अलावा हिंदी को बहुत प्यार करती हैं और हिंदी की बहुत सारी कविताएं इनकी छप भी चुकी हैं। उसके अलावा इनका एक अपना चैनल चलता है जिस पर ये बहुत प्यारी कविताएं हम सबके साथ साझा करती हैं। कुछ वर्षों से इन्होंने अपने अंदर के लेखक के साथ जब इनकी पहचान हुई है, तब से इन्होंने हिंदी में भी लिखना शुरू किया है और बहुत प्यारा लिखती हैं। और आप सभी जानते हैं जो आभासी दुनिया के अनोखे रिश्ते से जुड़े हैं, वो हमारी एक संकलन है हमारा UBI परिवार का। तो ये आभासी रिश्ते जो हैं बहुत अलग रिश्ते होते हैं, आप सभी ये बात को मानेंगे UBI पटल पे जो भी मेरे साथ जुड़ा है। आभासी तौर से हम, मुझे लगता है 7,000 से ऊपर दोस्त जुड़े हैं, 7,800 के आसपास कुछ जुड़े लोग हम साथ में। आधे से ऊपर लोग हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनसे मैं पर्सनली मिली होंगी, या दूसरे लोग भी जो एक दूसरे को जानते होंगे। तो आभासी दुनिया के जरिए जो हम जुड़े हैं उस पर ही हमारी किताबें हैं, आभासी दुनिया के अनोखे रिश्ते एंड लॉस्ट एंड फाउंड इन द डिजिटल एरा, जिसमें पूनम जी की भी कविताएं छपी हैं और भी विभिन्न पत्रिकाओं पर में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। और ओपन माइक में इनकी विशेष रुचि है और घूमना बहुत पसंद है इन्हें। इसके अलावा ये कॉलेज में पढ़ाती भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जिसमें ये खुद पढ़ाती हैं। तो मैं और क्या बताऊं, अब पूनम से सुनेंगे, पूनम की जुबानी आगे की कहानी। आज का ओपन माइक का मंच आपके हाथों में सौंपती हूँ। पूनम, स्वागत है आपका। धन्यवाद सपना दीदी, और बहुत बहुत स्वागत यहाँ आए सभी कवि प्रतिभाओं का। और सपना दीदी मेरी बड़ी बहन के समान है और इन्होंने मेरे अदने से व्यक्तित्व को जितना बढ़ा चढ़ा के बताया है उसके काबिल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको स्वीकार करती हूँ। तो चलिए आज की इस शाम को हम शुरू करते हैं राहत इंदौरी जी के एक शेर से कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। और आज हम जो यहाँ इतने सारे लेखक एकत्रित हुए हैं, जो अलग अलग विधा में लिखते हैं, अलग अलग भाषा शैली में लिखते हैं, जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं और जो अलग अलग उम्र के दायरे में हैं, वो सभी इस बात से सहमत होंगे कि लेखन हम सभी के लिए जीने का एक तरकीब है, जीने की एक तरकीब है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो जिसे दुनिया जानती है और एक चेहरा वो जिससे वो खुद रूबरू अकेले में होता है, जिसमें वो अपनी कमियों से सामना करता है और अपने अंदर की जो उसकी खूबियां हैं उनसे वो अकेले में मिलता है। तो लेखन जो है वो शब्दों की अभिव्यक्ति है और हम सभी को वो एक सुकून प्रदान करती है। तो ये जो आज के जितने भी यहाँ कवि मित्र एकत्रित हुए हैं, उसमें सबसे रोचक बात ये है कि एक जोड़ी है जो कि सास बहू की जोड़ी है और उन दोनों में ये समानता है कि वो दोनों ही लिखती हैं। और मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे ये लगा कि जब इनके घर का कोई पारिवारिक आयोजन होता होगा तो कितना आनंद आता होगा, क्योंकि खाने पीने के साथ कविताओं पे भी बातचीत शायद होती होगी। तो सबसे पहले आज हम जिनको आमंत्रित करेंगे उनका नाम है विमल जी बुंदेला। और इनकी सबसे सुंदर बात यह है कि इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी क्षमता अनुसार हिंदी की सेवा करती रहती हूँ, जब जैसा मुझसे होता है। इन्होंने कई प्रकाशित काव्य संग्रह इनके खजाने में है। हरियाली कहाँ गई, रिश्तों का जीवन, बंजारा मन, पथरीली आंखें। और आज ये आप हमारे सामने दो रचनाएं प्रस्तुत करेंगी। एक रचना बड़ी तात्कालिक है, पितृपक्ष चल रहा है उसके ऊपर, और दूसरी जो रचना है वो ये प्रस्तुत करेंगी दैनिक समस्याओं पर। तो आगे जो है अब मैं विमल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। विमल जी अब आप हमें सुनाइए, आज क्या सुनाएंगे? विमला जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, सेटिंग्स बदली थी तो आपका म्यूट पे गया है फोन। माइक का जो बटन है उसको एक बार दबा दीजिए, वो अनम्यूट हो जाएगा। जी अभी ठीक है। बहुत धन्यवाद UBI मंच, नमस्कार। धन्यवाद UBI मंच और धन्यवाद पूनम जी। और आज मेरे को आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग साहित्य की इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं तो पहली बार जुड़ी हूँ आप लोगों से। आराधना ने मेरे को बोला तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोगों से, सब लोगों से मैं जुड़ूं। तो मैं सीधी बात पे आती हूँ कि
कविता देने के पहले 4 लाइन बोलती हूँ कि दर्द जिस हृदय में जमाने का होता है, दर्द जिस हृदय में जमाने का होता है, वह तो दोस्त मेरे तीर्थ स्थल होता है। दर्द जिस हृदय में जमाने का होता है, वह तो दोस्त मेरे तीर्थ स्थल होता है। दूसरे के दुख में आंख से जो गिरता है, दूसरे के दुख में आंख से जो गिरता है, आंसू का कतरा नहीं वह गंगा जल होता है, आंसू का कतरा नहीं वह गंगा जल होता है। बहुत सुंदर। अब मैं पितृपक्ष के ऊपर, पितृपक्ष चल रहा है और एक मेरी रचना है, वो आपको देने जा रही हूँ। जब शोषण की ऊसर भूमि पर नए पौध लहराएंगे, जब शोषण की ऊसर भूमि पर नए पौध लहराएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे। प्रेम और समरसता के बादल जब अमृत बरसाएंगे, प्रेम और समरसता के बादल जब अमृत बरसाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पूर्वज आशीष लुटाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पूर्वज आशीष लुटाएंगे। घर आंगन में प्रेम भाव, घर आंगन में प्रेम भाव, बाहर सद्भाव सभी से हो। घर आंगन में प्रेम भाव, बाहर सद्भाव सभी से हो। भागीरथी के पावन बहाव का विस्तार मही पर हो। भागीरथी गंगा के पावन बहाव का विस्तार मही पर हो। जब मानुष के हित हेतु शंकर विष को पी जाएंगे, जब मानुष के हित हेतु शंकर विष को पी जाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे। अगला है, सच्चाई पीड़ित ना हो और सद्गुण कभी न छले जाएं। कवि क्या चाहता है, ये इसमें दिखाया है कि सच्चाई पीड़ित ना हो और सद्गुण कभी न छले जाएं, स्वाभिमान प्यारा हो इतना चाहे प्राण चले जाएं। सच्चाई पीड़ित ना हो, सद्गुण कभी न छले जाएं, स्वाभिमान प्यारा हो इतना चाहे प्राण चले जाएं। निज स्वार्थों से ऊपर उठकर, निज स्वार्थों से ऊपर उठकर जब हम सर्वस्व लुटाएंगे, निज स्वार्थों से ऊपर उठकर जब हम सर्वस्व लुटाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे। हर पंछी को दाना हो और रहने को ताना बाना, हर पंछी को दाना हो और रहने को ताना बाना, दीनहीन निर्बल से ना हो व्यवहारों का मन माना। हर पंछी को दाना हो और रहने को ताना बाना, दीनहीन निर्बल से ना हो व्यवहारों का मन माना। तिनका तिनका बने घोंसला, तिनका तिनका बने घोंसला, आंधी अब न चलाएंगे, तिनका तिनका बने घोंसला, आंधी अब न चलाएंगे। सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे। अगला बंद है, माँ भगिनी भारिया बेटी बन, माँ भगिनी भारिया बेटी बन, नारी अब न छली जाए। माँ भगिनी भारिया बेटी बन, नारी अब न छली जाए। उसकी पावन खुशियों पर कालिक अब न मली जाए, उसकी पावन खुशियों पर कालिक अब न मली जाए। शिलाखंड ना बने अहिल्या, शिलाखंड ना बने अहिल्या, राम प्रभु फिर आएंगे। शिलाखंड ना बने अहिल्या, राम प्रभु फिर आएंगे। सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे। अंतिम बंद है, सेवा और सम्मान हमारा हर बुजुर्ग जब पाएगा, सेवा और सम्मान हमारा हर बुजुर्ग जब पाएगा, हर घर के आंगन में स्वागत नंदन वन लहराएगा। सेवा और सम्मान हमारा हर बुजुर्ग जब पाएगा, हर घर के आंगन में स्वर्गिक नंदन वन लहराएगा। जब वृद्धाश्रम के द्वारे बोझिल पैर न जाएंगे, जब वृद्धाश्रम के द्वारे बोझिल पैर न जाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे, सच कहती हूँ उसी समय पितृ सभी तर जाएंगे। अब एक रचना और मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है करवट करवट रात।
बहुत सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात, सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात, खुला लिफाफा कोरा कागज मिली गजब सौगात। सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात, खुला लिफाफा कोरा कागज मिली गजब सौगात। किरण जाल जंजाल बना पाई किश्तों में धूप, किरण जाल जंजाल बना पाई किश्तों में धूप, अंधकार में खोली आंखें भारी हो गई चूक। किरण जाल जंजाल बना पाई किश्तों में धूप, अंधकार में खोली आंखें भारी हो गई चूक। आंगन में फैलाया दाना तभी हुई बरसात, आंगन में फैलाया दाना तभी हुई बरसात, सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात। आगे है, फूलों की चाहत तो जागी पर बंजर थी धरती, फूलों की चाहत तो जागी पर बंजर थी धरती, लाठी जिसकी राज उसी का अभिमानी की चलती। फूलों की चाहत तो जागी पर बंजर थी धरती, लाठी जिसकी राज उसी का अभिमानी की चलती। एक पग में कैसे कह डाले मीलों लंबी बात, एक पग में कैसे कह डाले मीलों लंबी बात, सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात। अगला बंद है, घड़ा बना कच्ची माटी का, घड़ा बना कच्ची माटी का दरक गया वह पल में, घड़ा बना कच्ची माटी का चटक गया वो पल में, नहीं सहे जो यदि जतन से बल पर पड़ते दर्पण में। बहुत सुंदर। घड़ा बना गीली माटी का, घड़ा बना गीली माटी का दरक गया वह पल में, नहीं सहे जो यदि जतन से बल पड़ते दर्पण में। दरक गया धरती का सीना मौसम है बज्जात, दरक गया धरती का सीना मौसम है बज्जात, सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुख दुख का मूल्यांकन होता अलग अलग है, सुख दुख का मूल्यांकन होता अलग अलग है, हानि लाभ एक जैसे हैं बाजारों के ढंग है। सुख दुख का मूल्यांकन होता अलग अलग है, हानि लाभ एक जैसे हैं बाजारों के ढंग है। संचित पूंजी लगी दिखती अब सटोरियों हाथ, संचित पूंजी लगी दिखती अब सटोरियों हाथ, सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात। खट्टा मीठा हो जाता है मधुर बिगड़ जाता है, परिवर्तनशील है ये जीवन। खट्टा मीठा हो जाता है मधुर बिगड़ जाता है, दुख दर्दों में उलझ उलझ जीवन रथ बढ़ जाता है। खट्टा मीठा हो जाता है मधुर बिगड़ जाता है, सुख दुख में उलझ सुलझ जीवन रथ बढ़ जाता है। मुड़कर पीछे नहीं देखना, मुड़कर पीछे नहीं देखना दोहराना ना बात, मुड़कर पीछे नहीं देखना दोहराना ना बात, सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात। क्या बात। अगला बंद है, तिरस्कार मिलने पर कंचन हो जाता है धूल, तिरस्कार मिलने पर कंचन हो जाता है धूल, मगर प्यार से देख लिया तो शूल भी लगता फूल। तिरस्कार मिलने पर कंचन हो जाता है धूल, मगर प्यार से देख लिया तो शूल भी लगता फूल। कभी नहीं करना अपनों से धोखे वाली बात, कभी नहीं करना अपनों से धोखे वाली बात, सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात। अंतिम बंद है, दीपक प्राण जलाता अपने पर प्रकाश दे जाता, क्या बात। दीपक प्राण जलाता अपने पर प्रकाश दे जाता, दुनियादारी में निपटा अंधे गूंगे का नाता। दीपक प्राण जलाता अपने पर प्रकाश दे जाता, दुनियादारी में निभता अंधे गूंगे का नाता। बन प्रकाश जीना ना देना अंधियारों का साथ, बन प्रकाश जीना ना देना अंधियारों का साथ, सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात, सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात। धन्यवाद। बहुत सुंदर विमल जी। सलवट सलवट जीवन सरके करवट करवट रात, बहुत ही सुंदर आपकी भाषा शैली थी और शब्दों का चुनाव था। दो अलग अलग विषयों को लेकर के आपने जिस तरह की प्रस्तुति दी है वो बहुत अद्भुत है। पहले आपने पितरों को किस तरह से तरा जाए उसके बारे में बताया, और दूसरी तो जो दैनिक समस्याओं का उजागर आपने किया है और जीवन की सच्चाइयों और हकीकतों को जो शब्दों में बांधा है वो अतुलनीय है। बहुत सुंदर। धन्यवाद पूनम जी। सपना दी, आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि धन्य हुआ है आज पटल मैम के जो आज जो हमने दोनों कविताएं सुनी है, इतनी
सुंदर हीरे छुपे हुए थे। आराधना, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतने प्यारे हीरे से मिलवाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज हमारे साथ अपना समय बिताया है और इतनी सुंदर। धन्य तो मैं हुई हूँ आप सब लोगों को, प्रतिभाओं को देखकर आज हृदय बहुत पुलकित है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी हम भी कुछ अच्छा लिख पाएंगे। आप जैसे हाँ बेटा, आशीर्वाद है आप सभी पे। जब साथ होंगे तो हमारी भी कलम कुछ शायद कुछ सुधार कर हिंदी की पाएंगे। सेवा करते रहिए, बहुत शानदार भविष्य, उज्जवल भविष्य है आप लोगों का। थैंक यू। पूनम प्लीज। चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली जो हमारी कवियत्री हैं, अगर उनको एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो वंडर वुमन है वो, क्योंकि वो पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो लिखने का भी शौक रखती हैं और यूबीआई के मंच पे कभी मैराथन दौड़ती हैं। तो मैं हतप्रभ हूँ कि वो किस तरीके से इतना समय निकाल पाती हैं। और लॉकडाउन ने जो उनके लेखन को जो हवा दी है उसकी तो बात ही क्या है। पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने काफी रचनाएं लिखी है, काफी पुरस्कार जीते हैं और वो खुद समझ भी गई होंगी कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आराधना जी, जिन्होंने हमें विमल जी से मिलवाया। आराधना जी बुंदीला को मैं अब अगली कवियत्री के रूप में बुलाना चाहूंगी। ये हमारे साथ 2 रचनाएं साझा करेंगी, माँ का दर्द और गोविंद तुम क्या करोगे। इससे पहले कि वो शुरू करें, मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि दिन भर में दुनिया के धंधों में खोया, दिन भर में दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों की धूप डली तुम याद आए। तो शायद इनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि सारा समय तो इनका जो है वो इनके प्रोफेशन के साथ चला जाता है, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसमें इन्होंने अपने पैशन को जिंदा रखा और अपने लेखन को जो है उसको हवा दी, उसको प्राण दिए। तो आराधना जी, अब आप सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपका, इतने प्यारे शब्द बोलने के लिए मेरे लिए। और सपना जी का तो हम क्या ही कहें, शी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इतने प्यार से इन्होंने सबको जोड़ा हुआ है यहाँ पर। और मम्मी का नाम सुनते ही शी सेड कि नहीं, उनको लेना है, विमल जी को भी हम लोग जोड़ेंगे। तो ये बहुत ही उनमें क्वालिटी है सबको जोड़ने की। नहीं, आज मैं ये बात बिल्कुल कहूंगी। आराधना जब यहाँ पटल पे हैं, आंटी यहाँ पे हैं, तो मैं सबके बीच में जरूर बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता था आंटी लिखती हैं। आराधना ने छुपा के उन्हें रखा हुआ था हमसे। और जैसे उन्होंने तो ओपन माइक के लिए रजिस्ट्रेशन में अपना नाम डाल दिया था, लेकिन बात करते करते जब ये बात पता चली कि आंटी भी लिखते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, फिर तो अलग अलग क्यों, जोड़ी साथ में आएगी तो ज्यादा सजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा हमें मौका देने के लिए। तो मैं अपनी कविता माँ का दर्द शुरू करने से पहले 2 लाइन इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूंगी। कि जैसे पूनम जी ने बोला, मैं कभी भी बहुत कभी साल 2 साल 4 साल में एक पोएम कभी लिखती थी, क्योंकि एक्चुअली मेरा काम इतना बिजी है, इतना टफ है कि मुझे टाइम कभी नहीं मिला सोचने का कि मैं कभी लिख भी सकती हूँ। तो जब ये लॉकडाउन का टाइम हुआ और मैं एक दिन, हमारे जो ओपीडीज थी वो बंद हो गई, मॉर्निंग इवनिंग ओपीडीज सारे ऑफ हो गए। तो पिछले साल अप्रैल की बात है कि मैं बस शाम को ऐसे ही बैठी हुई थी और मेरे सामने, जिसको कहते हैं ना कि आपका जीवन जैसे, ऐसे ही मैं सोच रही थी कि बच्चों को हम लोग कितनी मुश्किलों से बड़ा कर पाए। आज मेरी बेटी 18 साल की है और बेटा मेरा 15 का है। तो बस मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कैसे हम लोगों ने मेहनत से लगे रहे, मॉर्निंग इवनिंग काम करते रहे लगातार, और एक डॉक्टर माँ कैसे स्ट्रगल करती रही। और बिल्कुल ये कविता आप मानेंगे कि एक गो में मेरे अंदर से निकली हुई, दिल से निकली हुई कविता है। और एक चीज ये भी है इस कविता के बारे में कि जब इस कविता को मैंने अपने गायनी फोरम में, जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट का ग्रुप है, उसमें शेयर किया, तो आप मानेंगे कि हर किसी ने ये बोला कि ये हमारी कविता है, थैंक यू। तो उस दिन मुझे लगा कि मेरी कविताएं शायद लोगों के मन को छू सकती हैं। और एक और इम्पोर्टेंस इस कविता का ये है कि इसको मैंने दर्द की दास्तान टॉपिक का, हमारा यूबीआई का एक कंपटीशन था जो मंथली आता है, उसमें दर्द की दास्तान में मैंने शेयर किया और इस कविता को सम्मान पत्र भी मिला था यूबीआई ज्यूरी की तरफ से, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ज्यूरी का। तो प्लीज सुनिएगा। और तो माँ का दर्द, एक डॉक्टर माँ किस तरह से अपना जो फील करती है।
तो माँ तो आखिर माँ ही होती है, फिर चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। जब वो अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर किसी और का दर्द कम करने भागती है, दिल में दर्द उसके भी होता है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। जब बच्चा सूनी आंखों से देखकर अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में ना आने पर उसको मौन उलाहना देता है, वो मौन उसके दिल को भी चीर देता है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। जब टीचर उसके बच्चे की शिकायतें कर गुस्सा दिखाती है, वो कैसे बताए कि समय अपने बच्चे को दे ना पाई, जो किसी और के बच्चे की जान बचाने में चला गया। वो आंसू अपने चुपचाप पी जाती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। कभी जब आधी रात में वह घर से निकलती है, अंधेरे को चीरती हुई अस्पताल पहुंचती है। एक डूबती हुई सांस को जब वह सांस देती है, चेहरे पर शिकन नहीं, बस एक मुस्कान होती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वह डॉक्टर ही क्यों ना हो। पर कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। अब सुनिएगा, पर कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। हाँ, वो इतनी कुशल माँ नहीं बन पाती है। जब वो अपना कीमती समय अस्पताल में बिताती है, सबकी माँओं से पीछे रह गई सोचकर दुखी हो जाती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। अब आखिरी 4 लाइनें हैं। धर्म और कर्तव्य के रास्तों पर औरों के बच्चों को संभालते हुए, अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हुए, मन में विश्वास लेकर सधे कदमों से चलती जाती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो ये मेरी पहली कविता है। आशा करती हूँ आप लोग हमें समझ पाएंगे शायद। सही कहा आराधना तुमने, माँ तो केवल माँ होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। सही बात है। और मुझे लगता है एक डॉक्टर जो है, वो जो उनका जो पेशा है, वो इतना कई बार कठिन समय आपको दिखाता है कि आपको अपने परिवार और अपने कार्य के बीच में ऐसे जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कई बार बहुत तकलीफदायक हो जाते होंगे। हम समझ सकते हैं। बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरी जो मेरी एक कविता है, ये मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। यह एक द्रौपदी के स्वयंवर के समय का दृश्य है। ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही कविता लिखी है। ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया कि अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद के बारे में यह कविता है। इसका भाव यह है कि हम हमेशा अपने आप को कर्ता मानते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं एक सुपर पावर है जो हम सबको कंट्रोल करता है। तो ये उसी के ऊपर लिखी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो जो स्वयंवर की जो प्रतियोगिता थी वो ये रखी गई थी कि एक घूमती हुई मछली थी चक्र पे ऊपर, और उसका प्रतिबिंब पानी में देखकर, उस प्रतिबिंब को देखते हुए उस मछली की आंख को भेदना था अर्जुन को, या जो भी भेदता उसी से द्रौपदी का विवाह होने वाला था। तो ये उस समय के संवाद को मैंने लिया है। कविता का शीर्षक है गोविंद तुम क्या करोगे। तो सुनिएगा। द्रौपदी स्वयंवर के दिन बोले कृष्णा, अर्जुन घूमती मछली की आंख को भेदना, विचलित ना होना, बस मत्स्य प्रतिबिंब को साधना।
विचलित न होना, बस मत्स्य प्रतिबिंब को साधना। अर्जुन बोले, हे गोविंद, अर्जुन बोले, हे गोविंद, जब सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? जब सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? क्या सारा भार बस मैं ही उठाऊंगा? क्या सारा भार बस मैं ही उठाऊंगा? कान्हा मुस्कुराए और बोले, कान्हा मुस्कुराए और बोले, सखा अर्जुन, मैं उस पानी को साधूंगा। सखा अर्जुन, मैं उस पानी को साधूंगा, उसका विचलन रोकूंगा, उसके कंपन को स्थिर रखूंगा। सखा अर्जुन, मैं उस पानी को साधूंगा, उसका विचलन रोकूंगा, उसके कंपन को स्थिर रखूंगा, उस प्रतिबिंब को हिलने न दूंगा, उस प्रतिबिंब को हिलने न दूंगा, तुम्हारे भेदन के लिए सीधा रखूंगा, तुम्हारे भेदन के लिए सीधा रखूंगा। तुम सोचोगे कि तुमने किया मत्स्य भेदन, तुम सोचोगे कि तुमने किया मत्स्य भेदन, पर तुम्हारे हर कर्म का अंतिम कर्ता मैं ही रहूंगा, पर तुम्हारे हर कर्म का अंतिम कर्ता मैं ही रहूंगा। अश्रुपूरित नैनों से, अश्रुपूरित नैनों से अर्जुन हुए नतमस्तक, अश्रुपूरित नैनों से अर्जुन हुए नतमस्तक। धन्य हो प्रभु आप और आपकी कृपा, धन्य हो प्रभु आप और आपकी कृपा। मैं कभी न मानूं अपने को करता, मैं कभी न मानूं अपने को करता। समस्त कारणों के कारण तुम सदा, समस्त कारणों के कारण तुम सदा। हर मुश्किल में थामे हाथ भक्त का, हर मुश्किल में थामे हाथ भक्त का। ये अर्जुन अब कर्म से कभी ना डरेगा, ये अर्जुन अब कर्म से कभी ना डरेगा। जान गया, जान गया कि मेरा गोविंद हर पल पानी को स्थिर रखेगा, जान गया कि मेरा गोविंद हर पल पानी को स्थिर रखेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपकी दोनों कविताएं आराधना जी बिल्कुल भाव विभोर कर दिया। पहली कविता में बस बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बात से सहमत नहीं हुई। आपने कहा कि माँ तो माँ होती है, वो कुशल या अकुशल नहीं होती है। बस आप कभी भी जब आपको स्वयं पे शक हो या कोई आपसे सवाल करे तो आप उसे जवाब दे सकती हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, खताएं भी होंगी मुझसे, मैं मुसाफिर हूँ, खताएं भी होंगी मुझसे, तुम तराजू में मगर मेरे पाँव के छाले रखना। ठीक है, तो माँ के लिए तो हम प्रश्न माँ पर तो बहुत सुंदर पूनम, हैं। बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी जो आप थी वो तो बहुत ही सुंदर थी। वाकई में वो ईश्वर है जो हम सभी के साथ है। आज हमारा जो ये मंच और ये जो चल रहा है ये भी शायद वही करवा रहा है, ऊपर वाला वही है शक्ति हम सभी के पीछे। बहुत सुंदर है आपकी सही कहा। बहुत दोनों बहुत कविताएं, बहुत आभार। चलिए इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे हमारी जो अब कवियत्री है वो थाने से हैं। और चूंकि अगर हम जानते हैं कि जीने में आदमी गुम रहता है, जीने में आदमी गुम हुआ रहता है और उसकी कहानी उसे ढूंढते हुए बनती रहती है। उनका ये कहना है कि मैं कॉलेज में कभी लिखा करती थी और उसके बाद कहानी बनती चली गई। 50 वर्षों के बाद उन्होंने अपने लेखन को पुनर्जीवित किया। तो लेखन जो है उनका कहीं छूटा नहीं था, सिर्फ वो कहीं दबा था और समय की धूप से वो फिर पनप गया। पिछले 1-1.5 साल से वो लगातार लिख रही हैं, कई पत्र पत्रिकाओं में उनकी लेखन छप रहे हैं। और जो सबसे विशेष बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी उनके बारे में कि वो दृष्टिहीन बच्चों के लिए किताबें रिकॉर्ड भी करती हैं। कई 300-400 पेजेस की किताबें अम्बेडकर जी की काफी वो रिकॉर्ड कर चुकी हैं। और उनका नाम है कमला मुलानी जी। काफी एक्टिव है इस फील्ड में, वो लगातार काम कर रही हैं। और अब मैं कमला आंटी को बुलाना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमला आंटी के बारे में और क्या कहा जाए, ये बात ही बहुत बड़ी है कि आप सिर्फ उनके बारे में बता रही थी और वहां उनका स्वागत करने वाले पहचान गए थे कि कौन आ रहा है। तो कमला आंटी को सब जानते हैं और पूरा पटल आपको सुनने के लिए बहुत बेचैन है। कमला आंटी, थैंक यू सो मच आने के लिए। जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, अभी जो आराधना जी ने बोला मैं उसके दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति भी एक डॉक्टर है और मैंने पूरा जिंदगी का सफर एक डॉक्टर के साथ निकाला है। कहाँ कहाँ क्या क्या कष्ट झेले हैं वो मैं अच्छे से समझती हूँ, तो इसलिए डॉक्टर्स को प्रणाम।
अभी हम लोग रिटायर्ड हैं, घर गृहस्थी से सब आराम फुर्सत है, तो पहली फुर्सत में मैंने सोचा कि अभी क्या किया जाए, तो फिर मेरा पुराना पैशन मेरे सामने आ गया और मैंने लिखना शुरू किया है। आप लोगों जितना अच्छा तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन फिर भी अपने मन के भाव आप सब लोगों से शेयर करती हूँ। मैंने जिंदगी के ऊपर सबसे ज्यादा लिखा है, क्योंकि जिंदगी ने जो भी मुझे सबक सिखाए हैं वो बार बार मेरे कविता में कहीं ना कहीं उजागर हो जाते हैं। तो मेरी पहली कविता है जिंदगी के ऊपर। परत दर परत जिंदगी, हमारा जीवन एक परत दर परत चलता रहता है। परत दर परत चलती है जिंदगी, परत दर परत चलती है जिंदगी, जमा पूंजी की तरह बढ़ती है जिंदगी। जैसे हमारी पूंजी जमा होके धीरे धीरे बढ़ती है, जिंदगी भी इसी तरह बढ़ती जाती है। परत दर परत चलती है जिंदगी, जमा पूंजी की तरह बढ़ती है जिंदगी। यादों की कहानी है जिंदगी, गुजरे पर दोहराना है जिंदगी। यादों की कहानी है जिंदगी, गुजरे पर दोहराना है जिंदगी। किस्से कहानियों का किस्सा है जिंदगी, किस्से कहानियों का हिस्सा है जिंदगी। कुछ पाना कुछ खोना है जिंदगी, कुछ पाना कुछ खोना है जिंदगी। कुछ हंसना कुछ रोना है जिंदगी, कुछ हंसना कुछ रोना है जिंदगी। कुछ देना कुछ लेना है जिंदगी, कुछ हंसना कुछ रोना है जिंदगी। कुछ देना कुछ लेना है जिंदगी। अजनबी को अपना बनाना है जिंदगी। सपना जी जैसे बोलती हैं, हम आभासी दुनिया के अलग अलग कोनों से मिले हैं, अजनबी होते हुए भी हम सब में इतना आपस में प्यार हो गया है, ऐसे लगता है कि हम एक ही परिवार से जुड़ गए हैं, एक ही परिवार है हमारा। अजनबी को अपना बनाना है जिंदगी, अपनों को खोकर अजनबी होना है जिंदगी। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ हमारे अपने ही खो जाते हैं, उनको खोकर भी हमें जीना पड़ता है। तो अजनबी को अपना बनाना है जिंदगी, अपनों को खोकर अजनबी होना है जिंदगी। दोस्ती को निभाना है जिंदगी, दोस्ती को निभाना है जिंदगी। दोस्तों का साथ देना है जिंदगी, दोस्ती को निभाना है जिंदगी। दोस्तों का साथ देना है जिंदगी। रिश्तों को जिंदा रखती है जिंदगी, रिश्तों को जिंदा रखती है जिंदगी। रिश्तों पर खुद को लुटाना है जिंदगी, रिश्तों को जिंदा रखती है जिंदगी। रिश्तों पर खुद को लुटाना है जिंदगी। निभ जाए सबसे, निभ जाए सबसे साथ सोचना है जिंदगी। सबके साथ जिंदा दिली से निभाना है जिंदगी। निभ जाए सबके साथ सोचना है जिंदगी, सबके साथ जिंदा दिली से निभाना है जिंदगी। मैं ऐसे मानती हूँ, जीवन में जिसने गरल पी लिया उसी का जीवन सरल हो गया। बहुत कुछ हमें समझौते भी करने पड़ते हैं, आगे पीछे बहुत झेलना भी पड़ता है, लेकिन हंस के जो पी जाए जहर उसी का जीवन सफल हो जाता है। तो जीवन है जलेबी जैसा गोल गोल गोल, जीवन है जलेबी जैसा गोल गोल गोल। हर कदम पर चुकाना पड़ता है इसका मोल मोल मोल। हर कदम पर चुकाना पड़ता है इसका मोल मोल मोल। मेरी दूसरी कविता है कि जिंदगी में प्यार होना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने जीवन के ऊपर इसको लिखा है। गणित में हम थे फिसड्डी, मुझे गणित कभी भी समझ में नहीं आया, मैंने 8th क्लास से ही छोड़ा हुआ है, तो गणित का हिसाब किताब मुझे कभी समझ में नहीं आता है। गणित में थे हम फिसड्डी, गणित विषय में रहे कमजोर सदा। न सीख पाए भागाकार गुणाकार और घटाना, न सीख पाए भागाकार गुणाकार और घटाना। बस जोड़ना ही हमें आया, बस जोड़ना ही हमें आया, जोड़ते रहे बचपन से। बस जोड़ना ही हमें आया, जोड़ते रहे बचपन से। सारे ही रिश्ते, सारे ही रिश्ते, दोस्ती और प्यार। जोड़ा हमने सुख शांति समृद्धि, जोड़ा हमने सुख शांति समृद्धि। जोड़ा हमने सुव्यवहार, जोड़ा हमने सुख शांति समृद्धि। जोड़ा हमने
सुव्यवहार। दिल न किसी का दुखे, दिल न किसी का दुखे, ध्यान रहा बस सदा यही। दिल न किसी का दुखे, बस ध्यान रहा सदा यही। आज हमारे खजाने में है, आज हमारे खजाने में है, रंग हजार, रिश्ते हजार, खुशियां अपार। आज हमारे खजाने में है, रंग हजार, रिश्ते हजार, खुशियां अपार। हर रिश्ते ने दिया हमें सुंदर उपहार, हर रिश्ते ने दिया हमें सुंदर उपहार। यूबीआई ने आज जो हमें उपहार दिया है वो तो अनमोल है, वो तो अनमोल है। थैंक यू सो मच। आप जैसे जो हीरे मिल गए हैं यूबीआई की वजह से मुझे ये सच में मेरे लिए भी यूबीआई के जो तोहफे हैं बहुत अनमोल हैं, बहुत सुंदर है। हमने एक दूसरे को अनमोल बना लिया है, आप बिल्कुल। हमारे लिए अनमोल है। आपका प्यार है वो आंटी। थैंक यू, थैंक यू। जी पूनम। बहुत ही सुंदर कमला आंटी, आपकी दोनों ही कविताएं बहुत सुंदर थी। और इसकी हमारी इंद्रधनुषी काव्य सभा में कुछ और रंग जोड़ने के लिए आगे हम बुलाएंगे ऋतु अग्रवाल जी को, जो कि खुद को घर की रानी कह के अपना परिचय देती हैं। हालांकि स्वतंत्र लेखिका है, ब्लॉगर है और लिखती रहती हैं, नारी प्रधान विषयों पर लिखती हैं। आज भी हमारे सामने कुछ ऐसे ही विषयों पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो ऋतु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। क्योंकि गृहिणी घर की रानी होती है तो इसलिए मैं भी अपने घर की रानी हूँ। बिल्कुल मानती हूँ मैं इस बात को ऋतु, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और सारी गृहिणियां जो साथ जुड़ी हैं वो सब सहमत होंगी मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी का, यूबीआई का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। यूबीआई से मुझे जुड़े हुए आई थिंक 3 महीने हुए हैं और मैं इनकी हर बार जो पाक्षिक प्रतियोगिता होती है उसमें हाइकू और उद्धरण में जरूर भाग लेती हूँ और टचवुड मुझे हमेशा प्रमाण पत्र मिलता है। तो बड़ी खुशी होती है। हाइकू मतलब और लिखना सीख रही हूँ फिर उस वजह से, क्योंकि अलग अलग विषयों पर जनरली होता है आप एक सरल विषय पर हाइकू लिख देते हैं, पर यहाँ इतने सारे मिलते हैं तो उससे मैं लिखती जाती हूँ। तो जैसा कि पूनम जी ने कहा, मैं स्त्री विमर्श पर लिखती हूँ और 21वीं सदी है, सब कुछ समानता और चल रहा है कि हम यहाँ पर भी हम स्त्रियां हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अभी भी है जिसे सुधारने की जरूरत है। तो कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो आपका मन उद्वेलित कर देती हैं, तो उसी पर मैंने अपनी एक रचना लिखी थी। सुनिएगा, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसका शीर्षक है मेरा आईना। स्वागत है। शुक्रिया। आईना मुझसे बोला, आईना मुझसे बोला, आज कुछ बदली हुई सी लग रही हो। कोई त्योहार है क्या जो इतना सज रही हो? कोई त्योहार है क्या जो इतना सज रही हो? आजकल हम कम ही सजते हैं, जब कोई त्योहार होता है या कोई पूजा होती है, विशेष आयोजन होता है, तभी हम सजते हैं। ये मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र क्यों पहन रही हो? ये आईने के प्रश्न हैं। ये मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र क्यों पहन रही हो? तुम्हें तो ये सब चोंचले लगते हैं। नारी को हेय दिखाने के मर्दों के बनाए फैसले लगते हैं। फिर क्यों? मैं ठंडे शब्दों में बोली, अब ये मेरी मजबूरी है। यह सब पहनना जरूरी है। अब ये मेरी मजबूरी है, ये सब पहनना जरूरी है। शायद ये शादी के सूचक सिर्फ स्त्री के लिए इसलिए ही बनाए गए हैं, जिससे कोई मन चला उसे देखकर समझ जाए कि ये किसी और की संपत्ति है, ये किसी और की संपत्ति है। हाँ, पुरुष समाज के लिए नारी वस्तु ही तो है, और वो स्त्री अश्लील फप्तियों से शायद थोड़ा बच जाए। आईना मुस्कुराकर बोला, आईना मुस्कुराकर बोला, हर मंचले के लिए स्त्री एक भोग्या है। यहाँ बात सिर्फ मंचलों की हो रही है, तो सभी पुरुषों के लिए नहीं है ये बात। हर मंचले के लिए स्त्री एक भोग्या है, वो सबकी जागीर है।
फिर चाहे वह किसी धर्म, देश या उम्र की हो। जो स्त्री की उम्र 6 माह या 60 साल नहीं देखते, वो तुम्हारा सिंदूर क्या खाक देखेंगे? जो स्त्री की उम्र 6 माह या 60 साल नहीं देखते, वो तुम्हारा सिंदूर क्या खाक देखेंगे? उन्हें स्त्री का सम्मान समाज ने समझाया ही नहीं। स्त्री देह से परे एक प्राणी है, परिवार ने सिखाया ही नहीं। वे तो अपनी कुदृष्टि जरूर फेंकेंगे, वे तो अपनी कुदृष्टि जरूर फेंकेंगे। तुम 6 गज की साड़ी भी पहनो, तुम 6 गज की साड़ी भी पहनो, इनके वासना लिप्त दिल, इनके वासना लिप्त दिल तुम्हें सदा निर्वस्त्र ही देखेंगे। हाँ, तुम्हें सदा निर्वस्त्र ही देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी पहली रचना थी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया सपना जी। तो इसी तरह मेरी एक और दूसरी रचना है। यह एक स्त्री की व्यथा है, क्योंकि अभी कई जगह पर स्त्रियां खुलकर अपने मनोभाव प्रकट नहीं कर पाती हैं, तो अनचाहे में भी उन्हें कुछ गुनाहों का भागी होना पड़ता है, और जिसकी कसक उनकी जिंदगी में ताउम्र रहती है। तो इस कविता का शीर्षक है कसक या खलिश। तुझे पाने के लिए ही मैं दिन रात तड़पती थी, तुझे पाने के लिए ही मैं दिन रात तड़पती थी। खुदा से रोज दुआ मांगती, रोती और बिलखती थी। खुदा से रोज दुआ मांगती, रोती और बिलखती थी। तेरी आहट से जहान की सारी खुशियां मिल गईं। इस बंजर दिल की बगिया में कलियां खिल गईं। इस बंजर दिल की बगिया में कलियां खिल गईं। दिल के तार जुड़ने लगे ज्यों ज्यों समय गुजरा। दिल के तार जुड़ने लगे ज्यों ज्यों समय गुजरा। एक अधूरे बिंब सा ही सही, एक अधूरे बिंब सा ही सही तेरा अक्स उभरा। मैं स्वर्णिम भविष्य के सतरंगी सपने सजाने लगी। मैं स्वर्णिम भविष्य के सतरंगी सपने सजाने लगी। छोटी छोटी खुशियों की भी बड़ी खुमारी छाने लगी। फिर तुझसे जुदा होने का, फिर तुझसे जुदा होने का सख्त फरमान सुनाया गया। सिसकती रही मैं, पर मुझे दुनिया का दस्तूर समझाया गया। सिसकती रही मैं, पर मुझे दुनिया का दस्तूर समझाया गया। क्यों गर्भपात के गुनाह के खिलाफ आवाज ना उठा सकी? क्यों गर्भपात के गुनाह के खिलाफ आवाज ना उठा सकी? ताउम्र इस गुनाहे अजीम की, ताउम्र इस गुनाहे अजीम की खलिश मेरे दिल में रह गई, मेरे दिल में रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कन्या भ्रूण हत्या के लिए एक स्त्री जो अपने आप में सोच रही है, माँ, उस पर रचना आधारित है कि वो चाहती थी रोकना लेकिन रोक ना सकी। बहुत सुंदर ऋतु जी, आपने समाज की कई कुरीतियों को अपने शब्दों के माध्यम से छेड़ा है, और ये बहुत जरूरी है एक लेखक के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लेखन जो है वो कहीं ना कहीं आपके सामाजिक मुद्दों को अगर उठाए और उसको जागरूक करे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखन हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसका पर्पस होना चाहिए राइटिंग के पीछे। बहुत सुंदर विनयशीलता है। देखिए, आप सभी कहते हैं हम कुछ खास नहीं लिखते, कुछ बस ऐसे ही थोड़ा सा लिखते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक के बाद एक सभी बहुत बेहतर से बेहतर हमारे सामने रचनाएं आ रही है। अब हमारे जो अगले लेखक हैं उनसे मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि वो जो खुरदुरा चांद है, वो खुरदुरा चांद भी मेरी धरती से चमकता है, तो क्या मेरी धरती भी अपना पूरा अस्तित्व लिए चांद से दमकती होगी? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निशित जी की, क्योंकि उन्होंने काफी ऊंचाइयों से धरती को देखा है, और उनका ये कहना है कि मैंने देश का चप्पा चप्पा देखा है। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने रामधारी दिनकर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, और उसके बाद 17 साल तक उन्होंने अपने कार्यकाल में लेखन को फिर दबा दिया, लेकिन उन्हें बोध गया में प्रेरणा मिली लिखने की फिर से, और इसीलिए वो बोधि उपनाम से लिखते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, फोटोग्राफी में वो काफी रुचि रखते हैं,
और अपनी छोटी छोटी 3 रचनाएं वो यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। निशित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये बहुत ही परम सौभाग्य। पहले तो माफी चाहूंगा, मेरी हिंदी काफी समय से मैं जुड़ा नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़ी टूटी फूटी हो सकती है। लेकिन आप लोगों का मनोबल और प्रोत्साहन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये कोशिश भी कहीं ना कहीं कुछ पसंद आएगी आप लोगों को। सो अगर इजाजत दें आप, तो मेरे यूबीआई मंच से जुड़ने का एक बहुत ही रोचक एक किस्सा है जो शायद सपना मैम को भी नहीं पता है। इस वर्ष 2021 में मेरा एक ऑपरेशन एक्सीडेंट हुआ था ड्यूरिंग ऑपरेशंस। सो जो मेरे काम की प्रोफाइल है, तो अभी मैं पूरी तरीके से चलने के काबिल तो नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान मैं हॉस्पिटल में था और वहां पर जो हॉस्पिटल के कमरे थे, तो उनमें कुछ कमरे जो मुझे वो पसंद नहीं आए, तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके एक सबसे कोने में सबसे दूर वाला कमरा चूज किया कि ये वाला कमरा जो है मुझे दिया जाए। वहां पे नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, आराधना मैम अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि पेशेंट खुद ही गुजारिश कर रहा है, तो फिर भी उन्होंने ओब्लाइज किया और मुझे वो लास्ट बिल्कुल कोने वाले कमरे में जगह दे दी। तो वहां पर घूमते हुए एक रिटायर्ड आर्मी के ब्रिगेडियर साहब आए और उन्होंने पूछा कि आप क्या आइसोलेशन में हैं, आपको कुछ ऐसा रोग है जिससे आपको आइसोलेशन में रखा है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी की जरूरत है और पॉजिटिविटी ही मैं फैलाता हूँ, तो वो मुझे इस कमरे से मिलती है, बाकी जगहों पर उसका आभास नहीं होता। तो ये बात उन्हें बड़ी अजीब लगी और वो मेरे साथ बैठे, कुछ वक्त गुजारा और कुछ एक आध चीजें सुनी मेरी, और उन्हें काफी अच्छा लगा। तब उन्होंने सपना मैम का परिचय दिया और उनसे संपर्क करने की सलाह दी, और वो एक माध्यम बना जो कि मुझे इस मंच तक लेकर आया है। और ये हाल फिलहाल की ही बात है। और जहां तक पूनम मैम ने परिचय में कहा कि मैंने काफी ऊंचाइयों से देखा है इस धरती को, और ये भी माता पिता का आशीर्वाद कह लीजिए और सौभाग्य कह लीजिए कि मुझे ऐसा पेशा मिला जहां पर मैं ऊंचाइयों से जमीन तक देख सकता हूँ, क्षितिज को देख सकता हूँ, और वो देख सकता हूँ जो आपका कवि हृदय देख सकता होगा। सो उस बात का जवाब देने के लिए मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा कि वो जीकर क्या कर पाएगा जो हर पल निंदा करता है और अपने दिल के कचरे से बस औरों के मन भरता है। वो जीकर क्या कर पाएगा जो हर पल निंदा करता है और अपने दिल के कचरे से बस औरों के मन भरता है। इतना सा बदलाए बोधी, इतना सा बतलाए बोधी, जीवन जल का मटका है, जो रूप वही दिखलाता है तू जैसा पानी भरता है, जो रूप वही दिखलाता है जो तू जैसा पानी भरता है। तो यहाँ से मेरे बहुत लेखन की बहुत सुंदर निशित, बहुत ज्यादा सुंदर। और तुमने जब सर की बात करी है, तो आगे बढ़ने के पहले मैं सर को सच में धन्यवाद करना चाहूंगी। और अभी मैंने लिंक उनको पर्सनली भी फॉरवर्ड किया है कि निशित इज लाइव, तो अगर वो सुन रहे होंगे हमें तो जरूर देख रहे होंगे। ब्रिगेडियर नागेंद्र जी की वजह से निशित यूबीआई से जुड़े हैं, और ब्रिगेडियर नागेंद्र और मिस नागेंद्र दोनों मेरे लिए गुरु समान हैं। दोनों का मैं मन से बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे भी पकड़ के चलना कई चीजों पे सिखाया। मेरी टीचिंग जर्नी मेरी इनफैक्ट मिसेस नागेंद्र की वजह से शुरू हुई, और आज निशित जो कह रहे हैं कि लेखन की जर्नी में वो उन्होंने अगर साथ दिया है, तो एक कहीं ना कहीं और एक तार जुड़ गया निशित। बिल्कुल जी जी जरूर मैम। और हम लोग परिचय तो मेरा कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप लोग जैसा आप लोगों का सुना, जो आप लोगों की लेखनी है, जो आप लोगों के बारे में जाना समझा, तो मैं कहीं बहुत तुच्छ जरूर हूँ, लेकिन उस पर 4 पंक्तियां बस यही कहती हैं कि तन मानव है मन मानव, बहता प्रेम रगों में मेरी। तन मानव है मन मानव, बहता प्रेम रगों में मेरी, और चरित्र मेरा निर्भय, बस इतना मेरा परिचय, बस इतना मेरा परिचय। सो अपनी जो लिखी हुई कविताएं हैं जिनमें कोशिश की है मैंने, तो ये एक और सौभाग्य की बात है कि आज
मैं इतनी सारी देवियों के बीच में ही हूँ और संयोग ही कह सकते हैं, क्योंकि मेरा जो चुनाव रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि जैसा कि ऋतु मैम ने बताया कि समाज में काफी सारी चीजों को देखने समझने की जरूरत है। तो कई कुरीतियां हैं जो अभी भी जारी हैं, कई कुरीतियां जो नहीं चली, और उन्होंने शायद क्लैरिफिकेशन भी दिया कि मैं सिर्फ कुछ विशेष पुरुषों के बारे में बात कर रही हूँ, आपके लिए नहीं है। तो उसी श्रृंखला में मेरी प्रस्तुति है शक्ति अभिनंदन। ये हर उस नारी के लिए है, हर उस डॉक्टर, हर उस दुर्गा, हर उस माँ, हर उस बहन के लिए, हर उस बेटी के लिए है जो कि किसी ना किसी तरीके से इस जीवन को जोड़े हुए है। जैसा कि कमला मैम ने भी बताया, उन्होंने केवल जीवन में जोड़ा है, तो आप ही हैं वो माध्यम, ये शक्ति, ये नारी रूपी हमारे जीवन में वो माध्यम है जो हमें हर चीज से जोड़ती है। अगर वो नारी रूप ना हो तो ये सृष्टि का होना भी ना के बराबर है। तो उसी पर ये मेरी रचना है। कविता का शीर्षक है शक्ति अभिनंदन। कि सूर्य से पहले उठने वाली उस माता रूपी भक्ति का, सूर्य से पहले उठने वाली उस माता रूपी भक्ति का, ग्रह संसार संजोने वाली उस प्रतिभाशाली व्यक्ति का, जिससे जीवन प्राण मिले सृष्टि के हर कण कण को, आओ करें अभिनंदन मन से माँ की उस आसक्ति का। प्रेम भाव सिखलाने वाली सहज सुंदरी नियति का, प्रेम भाव सिखलाने वाली सहज सुंदरी नियति का, मार्ग दिश दिखलाने वाली अंधकार में ज्योति का, जिससे सीखा बहना वायु और जलाशय नदियों ने, जिससे सीखा बहना वायु और जलाशय नदियों ने, आओ करें अभिनंदन मन से उस प्रवाह की शक्ति का। कभी बहन और कभी भार्या बनी हुई जसवंती का, कभी बहन और कभी भार्या बनी हुई जसवंती का, वीर हास्य श्रृंगार प्रेम रस वाली उस रसवंती का, जिससे मस्जिद और शिवालय आज सुशोभित होते हैं, आओ करें अभिनंदन मन से उस पालन की प्रकृति का। मानवता में अपनेपन की विद्यमान अनुभूति का, मानवता में अपनेपन की विद्यमान अनुभूति का, वर्तमान में भूतकाल की उस चिन्हित स्मृति का, जिसने धारण काल किया फिर सृजन उसी का रूप नया, जिसने धारण काल किया फिर सृजन उसी का रूप नया, आओ करें अभिनंदन मन से उस शाश्वत अभिव्यक्ति का, सूर्य से पहले उठने वाली माता रूपी भक्ति का, आओ करें अभिनंदन मन से दुर्गा रूपी शक्ति का, आओ करें अभिनंदन मन से नारी रूपी शक्ति का। बहुत सुंदर निशित जी, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। और मेरी दूसरी कविता जो है वो जब मैं पिता बना तो मुझे पहला बेटा हुआ था, और दूसरे बच्चे के लिए मैंने डिसाइड किया कि हम गोद ले लेंगे, क्योंकि भारत में कानून है जब आप गोद लेते हैं तो आपको एक कन्या रूपी रत्न ही मिलता है। गोद लेने का प्रोसीजर यही है, कारा की गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने गोद लेने का फैसला किया, लेकिन परिवार में ही काफी विद्रोह का सामना करना पड़ा मुझे। पर ईश्वर ने मेरी ख्वाहिश को कहीं ना कहीं पूरा किया, और मेरे घर में एक कन्या रूपी रत्न भी पैदा हुआ। तो उसके बड़े होने के साथ साथ वो जो पिता का जो एक मर्म है वो मुझे महसूस हुआ, उसका एहसास हुआ। एंड आई एम श्योर यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोग उस एहसास से गुजर चुके हैं, अपने पिता के साथ में, अपने बड़े भाई के साथ में, या कहीं ना कहीं अपने उन अग्रजों के साथ में जिनसे आप जुड़े हुए रहे। तो ये उस कविता को, इसमें कुछ मुद्दे हैं जो सामने आएंगे। कविता का शीर्षक है वो पापा बोली। तो प्रस्तुत है। उस रोज अचानक उसने मेरे कानों में आकर मिठास घोली, जिस रोज मेरी बेटी मेरी उंगली पकड़ के मुझे पापा बोली। तब लगा ये है 10 महीने की, पर कितनी बड़ी हो गई। कल तक तो मेरी गोद में थी, आज लेकर सहारे खड़ी हो गई। ये वक्त भी बढ़ती उम्र के साथ बस यूं ही गुजर जाएगा। हाथ पकड़ जब मुझे देगी वो सहारा, एक ऐसा वक्त भी आएगा। अपने समाज में बेटियों को लेकर भारी बदलाव आया है। अपने समाज में बेटियों को लेकर भारी बदलाव आया है। घर का बेलन ही नहीं, आज किसी बेटी ने एक फाइटर जेट भी चलाया है। आने वाला वक्त मेरी बेटी ही क्या, हर बेटी के लिए अच्छा होगा। ख्वाहिश चाहे जो भी हो,
हर बेटी का हर सपना सच्चा होगा। अपने मन में इन्हीं ख्यालों की गुदगुदी लिए मैंने जैसे ही टीवी चलाया, मेरे सामने समाज का एक दूसरा मगर दर्दनाक चेहरा आया। निर्भया के दोषी दरिंदों की फांसी पिछले 2 महीनों में एक और बार टली, और कहीं किसी शादी में दहेज न मिलने पर आज फिर से गोली चली। मन मचल उठा। मैंने खुद से पूछा, ये कैसी तरक्की और ये कैसा विकास है? किसी की गरिमा को भेदने का या बिन दहेज डोली भेजने की ये कैसी खूनी कयास है? क्यों आज भी बेटियों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है? वो भी काबिल है, आज भी उसे क्यों साबित करना पड़ रहा है? हम और हमें समाज के जाहिल ठेकेदारों को पहले ये समझाना होगा, बेटियां कोई सामान नहीं है और बेटे बिकाऊ नहीं है। इस जागरूकता को लाना होगा। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि एक बार फिर मेरी बेटी ने आकर मिठास घोली, और इस बार मुझे गले से लगाकर फिर से वो पापा बोली। शायद उसकी आंखें मेरे अंतर मन के तूफान को समझ पा रही थी। समाज के इस चेहरे को बदल दो पापा, कहीं ना कहीं मुझे समझा रही थी। शायद उसकी आंखें मेरे अंतर मन के तूफान को समझ पा रही थी, और इस समाज के इस चेहरे को बदल दो पापा, कहीं ना कहीं मुझे समझा रही थी। बस तभी से इस पिता ने ये बीड़ा उठाया है और अपनी इस गुजारिश को आप सब तक लेकर आया है कि सर उठाकर चले हर बेटी जब भी वो घर का दरवाजा खोले। सर उठाकर चले हर बेटी जब भी वो घर का दरवाजा खोले। खेले कूदे जी भर जिए, और जब लौटे तो फिर से पापा बोले, और जब लौटे तो फिर से पापा बोले। धन्यवाद। बहुत ही सटीक रचना थी निशित जी आपकी, बहुत ही सुंदर, और आप अपने शब्दों के माध्यम से जो प्रहार कर रहे हैं समाज पर वो बहुत सही है और बहुत जरूरी भी है। और आप जिस तरीके से कहते हैं कि मेरी जो शैली है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है, और ये सिर्फ आपकी विनयशीलता है, मुझे लगता है आप बहुत सुंदर लिखते हैं। और जब भी मुझे लगता है कि अगर हमारे मन में कोई प्रश्न आता है अपनी शैली को लेके या अपनी भाषा को लेके, तो हमारा काम सिर्फ लिखना है, और तब हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा। एक कतरे को समंदर नजर आए तो कैसे, और बस हमें अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना चाहिए, और लेखन का जो मोटो है उसको इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो निशित जी आप एक और रचना अभी करेंगे? मैम अगर आप अलाउ करें तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन मैं समय का अभाव समझ सकता हूं। अगर अनुमति हो तो ज्यादा बड़ी नहीं लगेगी, ज्यादा समय नहीं लेगा, लेकिन ये मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि ये आशावाद से जुड़ी हुई है। जीवन में कभी नीरसता नहीं होनी चाहिए, ये उस चीज को दर्शाती है। और हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं हुई अभी कि जहां मैं ये सब चीजों को प्रस्तुत करूं, पर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल को जरूर छुएगी। और अगर समय की अनुमति नहीं है तो कोई बात आशावादी होने के लिए निश्चित उम्र की जरूरत नहीं है, भावना की जरूरत है और अपनी सोच की जरूरत है। मुझे लगता है आशावादी हर व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे वो 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। तो ये रचना बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे, अगर पूनम जी की आज्ञा हो तो। बिल्कुल 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 सुनाइए। जी धन्यवाद। तो इसका शीर्षक है बहार कब लौटेगी, और ये एक संवाद है मुरझाई हुई जो पतझड़ में झड़ी हुई पत्तियां हैं जो जमीन पर पड़ी हुई हैं और जो इंतजार कर रही हैं कि फिर से नयापन कब आएगा, वो फिर से नई कब होकर निकलेंगी। तो वो ये चीज आप अपने पेड़ से, जिस दरख्त से वो टूट कर गिरी हैं, उसी से ये संवाद कर रही हैं कि मुरझाई पत्तियों ने पूछा दरख्त से, बहार कब लौटेगी। इस वीरान पड़ी जमीन पर पुरानी बयार कब लौटेगी। कब लौटेगी वो छिपी सौंधी खुशबू चमन की बता, और इस प्यासी सतह पर फिर वही फुहार कब लौटेगी। खुश्क पड़ चुकी छालों पर पुरानी हरियार कब लौटेगी। सूखे पड़ चुके उन मधु छत्तों पर शहद बेतार कब लौटेगी। और लहलहाती हुई खेतों में फिर से जवार कब लौटेगी। कब लौटेगी डालियों पर घरौंदों की कोशिशें बोधी। इतराते हुए महुआ के फूलों की रसधार कब लौटेगी। इचलाते हुए आंवला के फलों की चटकार कब लौटेगी। कब लौटेगी वो पीले हरे गन्नों की रसवंती फिर से, और जामुन आम के स्वाद से भरी मझधार कब लौटेगी। इस घमस में झुलसते पंछियों की पुकार कब लौटेगी। वो घुमड़ते हुए घनघोर बादलों की दहाड़ कब लौटेगी।
कब लौटेगी वो मुस्कान अंबर से जमीन तक फिर से, और फूट निकले नए अंकुरों की ललकार कब लौटेगी। वो पत्तों और डालियों की इश्के तकरार कब लौटेगी। वो मदमस्त झोंकों में बजती हुई सितार कब लौटेगी। कब लौटेगी हमारी आंख में चोली और अटखेलियां फिर से, और नई कोपलों से बन हम फिर से तैयार कब लौटेंगी। मुरझाई पत्तियों ने पूछा दरख्त से, बता बहार कब लौटेगी। इस प्यासी सतह पर फिर वही फुहार कब लौटेगी। धन्यवाद। खूबसूरत और इतनी सुंदर रचना, अगर ये नहीं हम सुनते तो शायद हम बहुत कुछ खो देते। बहुत सुंदर है निशित। आभार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आभार ये पूनम का जिसने हमें अलाउ किया कि 233 कविता आप सुना सकते हैं। नहीं नहीं, आभार निशित जी का जो इन्होंने इतना सुंदर लिखा और हमारे लिए 3 रचनाएं तैयार रखी, और बहुत ही सुंदर लगा। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली जो हमारी कवियत्री है वो देखिए मीठी सी हलचल मचाने के लिए यहाँ आ रही हैं अर्चना श्रीवास्तव जी, जो अपनी छोटी छोटी रचनाओं से आज मंच में रंग भरेंगी। अर्चना जी। सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं इस मंच से जुड़कर अभिभूत हूँ। मैं इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों और सबकी इतनी स्तरीय रचनाएं सुनकर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, और मैं खो गई हूँ। सच में मुझे खुद सुनाना है, ये मुझे याद नहीं रहा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है और सबका इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन है कि मैं दिल से बहुत आभारी हूँ आज सपना मैम का कि मुझे इस मंच पे वो लेकर आई। और सुनना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा भाग्य है, और मुझे सुनाने से ज्यादा सुनने में आज बहुत आनंद आया, और दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ आप सबसे मिलकर। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरा परिचय तो जो भी है मैंने एमसीए किया है, लेकिन रचनाओं का इधर कोरोना काल सबके लिए एक अभिशाप होता है, लेकिन हम लेखकगण के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हुआ है। ये आप सभी मानते हैं कि हमने एक नई दुनिया बसा ली है, जिसमें आभासी मित्र अब आभासी मित्र नहीं रहे, वो हमारे दिल के इतने करीब आ गए हैं कि लगता है कि वो जैसे मेरे पास हैं, वो परिवार के सदस्य हैं, इसलिए कोई अजनबी नहीं लगता और सभी अपने लगते हैं और खास लगते हैं। उनकी सारी बातें बहुत दिल के करीब लगती हैं, और उनका सुनना और खुद का भी अपनी बात कहना एक बहुत बड़े गर्व की बात लगती है। तो मैं आज अपनी रचनाएं, मुझे पता नहीं था विषय के बारे में कि सही में विषय क्या होगा, तो कुछ 2-3 रचनाएं मैं अपनी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। मेरी पहली रचना एक प्रेम पे है। अक्सर स्त्री लोग, नारी जो लेखिकाएं होती है, वो प्रेम पे लिखना थोड़ा सा परहेज करती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ, मुझे इस विषय में मैं क्या फील कर सकती हूँ, तो मैंने लिखने की कोशिश की है। मेरी रचना का शीर्षक है ढाई आखर। ढाई अखर जो कबीर जी कह के गए हैं, ढाई अखर प्रेम का। तो मैंने इस शब्द को महसूस कर लिखने की कोशिश की है। आंखों में नमी सी रहे, आंखों में नमी सी रहे, पनीली कोरों से झांके। आंखों में नमी सी रहे, पनीली कोरों से झांके। अधरों पर प्रीत मध्यम मुस्कान सा ठहर जाए। अधरों पर प्रीत मध्यम मुस्कान सा ठहर जाए। तेरी प्रीत की अगन बड़ी तीखी करारी है जलन। तेरी प्रीत की अगन बड़ी तीखी करारी है जलन। धधकती रहे हर पल बेवजह की ढूंढे चिंगारी। धधकती रहे हर पल बेवजह की ढूंढे चिंगारी। पहले दिल पर दस्तके बेसुमार की, पहले दिल पर दस्तके बेसुमार की। चारों ओर से हर पल बेहिसाब की। जब आ गए दिल में मेहमान बनकर, जब आ गए दिल में मेहमान बनकर, फिर बेरुखी से न जाने क्यों पलट गए। फिर बेरुखी से न जाने क्यों पलट गए। कभी मुट्ठी में तुझे बंद करना चाहा, कभी मुट्ठी में तुझे बंद करना चाहा। अपनी आरजू से तुझे पैबंद करना चाहा। कभी मुट्ठी में तुझे बंद करना चाहा, अपनी आरजू से तुझे पैबंद करना चाहा। फिर खोल कर हवाओं में आसमां तक तेरा ही सुकून की बारिश में भीगना चाहा। फिर खोल कर हवाओं में आसमां तक तेरे ही सुकून की बारिश में भीगना चाहा। सोचा है
तुम्हें अब प्यार नहीं करूंगी, सोचा है अब तुम्हें प्यार नहीं करूंगी, भूल जाऊंगी तुम्हें फरियाद नहीं करूंगी। दिल को परेशान करना रुलाना क्यों मंजूर हो, दिल को परेशान करना रुलाना क्यों मंजूर हो, चैन करार को टाला तो फिर जी नहीं पाऊंगी। अंतिम पैरा है। बाती बनकर रात भर जलती सुलगती हूँ, बाती बनकर रात भर जलती सुलगती हूँ, तुम रोशन हो आंख में काजल बनकर सस्ती हूँ, तुम रोशन हो आंख में काजल बनकर सस्ती हूँ। तेरे प्यार में आधी रह गई राधा बाकी क्या रहा, तेरे प्यार में आधी रह गई राधा बाकी क्या रहा, फिर भी क्यों न हुआ गिरधर उसका पूरा अपना, फिर भी क्यों न हुआ गिरधर उसका पूरा अपना। ये खत्म हो गई, ये रचना मेरी पूरी हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत रचना थी अर्चना जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक रचना लिखी है जो याद पे आधारित है। जैसे हम लोग शहर से बड़े शहर आए, फिर विदेश में आ गए, तो विदेश में आने के बाद याद हमारे लिए एक पूंजी के समान हो गया, क्योंकि हम याद पे ही निर्भर रहते। अभी तो हम लोग 2 साल 1.5 साल से तो बाहर इंडिया जा भी नहीं पा रहे हैं, तो याद ही हमारे लिए पूंजी हो गई। जो भी चीज हमें चाहिए याद करके हम खुश होते, पर्व त्योहार, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, तो याद हमारे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी हो गई है। उसी पे आधारित मैंने एक रचना लिखी है। ये यादें हैं या जीने की कवायदें, ये यादें हैं या जीने की कवायदें, पन्ने दर पन्ने स्मृतियों में सहेजी गई, एल्बम सा पेज पर नए किरदार नाम से, पन्ने दर पन्ने स्मृतियों में सहेजी गई, एल्बम सा पेज पर नए किरदार नाम से, सजाई गई काल की पुख्ता अनमोल तस्वीरें, सजाई गई काल की पुख्ता अनमोल तस्वीरें, जब्त करने को मुट्ठी में वक्त नाहक तमाम कोशिशें जारी, जब्त करने को मुट्ठी में वक्त नाहम तमाम कोशिशें जारी, कैद हुई मात्र जेहन में यादें अनुभूतियों से आभूषित, कैद हुई मात्र जेहन में यादें अनुभूतियों से आभूषित, जीने का सलीका किसी को खोकर यादों में जिंदा रखना, जीने का सलीका किसी को खोकर यादों में जिंदा रखना, उपहार है या विधाता का अनुभवों की पूंजी सत्य की धरोहरे, उपहार यह विधाता का अनुभवों की पूंजी सत्य की धरोहरे, हर उम्र की निशानियां हर पल की साक्ष्य गवाहे यादें, हर उम्र की निशानियां हर पल की साक्ष्य गवाहे यादें, बचपन की चुहलबाजियां यौवन की गुस्ताखियां यादें, हर खतरे की सीख मोतियों सा दिल में ठहरी पली, हर खतरे की सीख मोतियों सा दिल में ठहरी पली, अधरों के हंसते जुगनुओं तो कभी नैनों की अश्रुधारा बनी, अधरों के हंसते जुगनुओं तो कभी नैनों की अश्रुधारा बनी, विविध भाव रस रंग की बौछार बयारे हैं यादें, विविध भाव रस रंग की बौछार बयारे हैं यादें, तन्हाई की साथी भीड़ में थामे मौसम में धुन गाती, तन्हाई की साथी भीड़ में थामे मौसम के धुन गाती, चंद यादों ने कभी पूरी हस्ती का नक्शा खींच डाला, चंद यादों ने कभी पूरी हस्ती का नक्शा खींच डाला, वहीं रेत के टीलों सा कभी संपूर्ण वजूद ही मिटा डाला, वहीं रेत के टीलों सा कभी संपूर्ण वजूद ही मिटा डाला, देश से परदेश चाहतों की नाजुक डोर यादों में बंधी, देश से परदेश चाहतों की नाजुक डोर यादों में बांधी, रिश्ते नातों की खनक मेले पर्वों के सुहाने जगमगाहट में, छलके जब दिल का दर्द कोई, रिश्ते नातों की खनक मेले पर्वों के सुहाने जगमगाहट में, छलके जब दिल का दर्द कोई, तो खुशी का पैमाना लाए यादें, माता पिता का आशीष मिट्टी का गंध प्रेरणा का आश्वस्त स्रोत है यादें, माता पिता का आशीष मिट्टी की गंध प्रेरणा का आश्वस्त स्रोत है यादें। धन्यवाद। बहुत सुंदर यादें और प्रेम पर जो आपने कविताएं कही है अर्चना जी, दोनों ही बहुत ही सुंदर और दिल को छूने वाली थी, बहुत खूबसूरत। एक छोटी सी अगर
समय हो तो एक छोटी सी रचना जो स्त्री विमर्श चल रहा है उस पर मैं छोटी सी जो स्त्री का मन भाव या नारी मन होता है, जो आम नारी का मन होता है, उस पर मैंने लिखने की कोशिश की। अगर समय हो तो मैं सुनाऊंगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सुनने में ज्यादा आनंद आ रहा है। इसका फैसला सपना जी पे छोड़ती हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है 2 और लोग हैं, छोटी सी है तो चलो। हाँ, छोटी सी है, छोटी सी है बस। ये नारी पे सपनों का इंद्रधनुष है, छोटी सी रचना है बस। इस विषय चल रहा था, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सुना दो, मेरी भी इच्छा हुई। मैं धारा हूं या स्रोत खुद तय कर लो। एक स्त्री बोलती है अपने जो भी आसपास का वातावरण है, जो उससे मुखातिब है, उससे बोलती है, मैं धारा हूं या स्रोत खुद तय कर लो। उबड़ खाबड़ रास्ते हो या टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां, उबड़ खाबड़ रास्ते हो या टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां, सबके बीच गुजर ही जाऊंगी। मेरे लिए जो भी लकीरें खींचोगे अपने सहज स्फूर्त बहाव से मिटा ही दूंगी। मेरे लिए जो भी लकीरें खींचोगे अपने सहज स्फूर्त बहाव से मिटा ही दूंगी, क्योंकि मैंने वो शब्द जाना है जो चट्टानों से टकराकर शंख ध्वनि सा गूंजते हैं। क्योंकि मैंने वो शब्द जाना है जो चट्टानों से टकराकर शंख ध्वनि सा गूंजते हैं। क्योंकि मैं वही धुन हूँ जो समुद्र मंथन से उपजता है। क्योंकि मैं वही धुन हूँ जो समुद्र मंथन से उपजता है। ज्यादा शक्ति और अहम की भट्टी में सुलगाओगे, ने सत्ता के आंख मिचौले में तड़पाओगे, मेघ सा पंख लिए आकाश चली जाऊं। ज्यादा शक्ति और अहम की भट्टी में सुलगाओगे, ने सत्ता की आंख मिचौले में तड़पाओगे, मेघ सा पंख लिए आकाश चली जाऊं, उमड़ कर झरझर बरसूं, तेरे हाथ ना आऊं। क्योंकि सपनों का इंद्रधनुष मैंने बनाया है, अपनी पलके भींच सुनहरी रश्मियां संजोए। क्योंकि सपनों का इंद्रधनुष मैंने बनाया है, अपनी पलके बीच सुनहरी रश्मियां संजोए। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी, बहुत सुंदर आपकी रचनाएं थी तीनों। और अब हमारी जो अगली इस श्रृंखला में जो हमारी अगली है, लेखक नहीं है वो, लेखिका भी नहीं है, वो है एक गायक। एक और लेखिका जो हमारे बीच हैं, जो इतना सुंदर संचालन कर रही हैं। तो गाना सुनने के पहले, एक सिंगर को बुलाने के पहले, यदि चित्रा जी मुझे अलाउ करें, तो मैं एक और लेखिका को बुलाना चाहूंगी, जो हम इतना प्यारा हमारे लिए समा बांधे हुए हैं। पूनम जी, आप कहाँ बच के जाएंगी? तैयारी से आई हैं कि नहीं आई हैं? नहीं, मुझे पता है, वैसे तैयार पूनम हमेशा रहती है। अभी आपने देख ही लिया होगा नमूना, आपकी कविताओं के साथ में उनके बंद तैयार होते हैं। तो अपनी कविताओं के साथ हमसे जुड़िए पूनम, आपका स्वागत है मंच पे। धन्यवाद सपना जी। और कवि मन की तो क्या बात कहें, जब कविता से प्रेम होता है तो मुझे लगता है कि वो एकमात्र ही प्रेम जीवन में बच जाता है। जो मेरा अपना अनुभव है कि लेखन और कविता से मुझे इतना प्रेम है कि अब तो दिल से 2 ही लाइनें निकलती है। ये लाइनें मेरी नहीं है, पर ये भाव मेरे हैं कि मौत पर मेरी कोई शास्त्र मत गढ़ना, मौत पर मेरी कोई शास्त्र मत गढ़ना, सिरहाने दिया जलाना और बस गुलजार पढ़ना। बस क्या अब तो बात, यही। क्या बात, क्या बात। तो मेरी जो पहली रचना है वो, जैसा कि आप सबको पता ही है कि लेखन जो है वो मन के उद्गार को निकालने का एक माध्यम है, जिसे हम शब्दों के माध्यम से पन्नों पर उकेरते हैं। तो वो क्या अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है जिसमें कोई लेखक जो है वो जन्म लेता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा मैंने यही लिखने का प्रयास किया है कि आखिर ऐसी क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, और हमें जो भी हमारे मन में आता है उसे निकाल देना चाहिए, उसे अंदर दबा करके नहीं रखना चाहिए। तो उसका शीर्षक है लिखना चाहते हो तो। लिखना चाहते हो तो आग जरूरी है, दमन जरूरी है, वो नियम कायदों की बेड़ियां उकसाएंगी तुम्हें, कुछ न कर पाने की कसक बदल देंगी आंसुओं को शब्दों में। वो शब्द खुद जमेंगे पन्नों पर और एक कविता बनेगी, या कोई ऐसा उपन्यास जिसे कई पीढ़ियां पढ़ेंगी, या फिर हो कि कोई ना पढ़े तो भी तुम्हारी आग ठंडी होगी कुछ हद तक या बहुत हद तक। लिखना चाहते हो तो प्यार जरूरी है,
इश्क के एहसास जरूरी है, एक तरफा या दो तरफा। वो दिल के उफान लेते जज्बात तन्हा कर देंगे जमाने से। फिर उस अकेलेपन से उपजेंगे जो लफ्ज दिल की जमी पर, वो लाएंगे भूचाल गजल बनकर, या कोई फड़फड़ाता सा शेर, या कोई सुकून देती नज्म, या फिर कुछ ना भी बने तो भी तुम्हारा इश्क मुकम्मल होगा पन्नों पर, कुछ हद तक, बहुत हद तक। लिखना चाहते हो तो जज्बा जरूरी है, देश प्रेम का, समाज के सुधार का, या प्रचलित किसी प्रथा को बदलने का। वो उग्र क्रांति तुम्हारे अंदर, वो तथाकथित कानून तुम्हें मजबूर करेंगे। फिर शब्द ढूंढने ना पड़ेंगे, वो जरिया बनेंगे अन्याय से लड़ने का, देश के प्रति प्रेम को पन्नों पर उकेरने का। फिर लिखोगे तुम कोई आक्रामक लेख या कोई देश प्रेम से भरा गीत, जो हिला देगा सुनने वालों को, मजबूर करेगा सोचने पर, या फिर ना भी करे, पर तुम्हारी क्रांति में हिस्सेदारी होगी, कुछ हद तक, बहुत हद तक। लिखना चाहते हो तो किसी पहाड़ पे चले जाना, वहां की ठंडी बयारें, आसमान की वो रंगतें हिला देंगी तुम्हें, या फिर कोई गांव जहां के हरे भरे खेत या पानी भरती लड़कियां भर देंगी तुम्हारे जहन को। अनायास ही फिर बस शब्द बनेंगे, उड़ेंगे हवाओं में, उन्हें समेट कर तुम एक जगह सहेज लेना। वो खुद आकार लेंगे, कविता बन जाएगी, कुछ हद तक, बहुत हद तक। कुछ पन्ने फटे तो फटने देना, शब्दों की जुगाड़ ना हो तो कुछ रातें जग लेना, पर जो दफन है तुम्हारे अंदर, उसे कफन तक मत घसीटना, उसे सड़ने गलने या मरने मत देना। तुम उसे पन्नों पर लिखना, तुम उसे पन्नों पर लिखना। ये क्या बात है, बहुत ही प्यारी और बहुत सटीक। और साथ में जो हमारे, मुझे लगता है ये सभी लोग कहेंगे इस समय, अगर मैं किसी को भी अनम्यूट यहाँ करूंगी तो सब कहेंगे कि ये हम सबके भाव हैं, जो लेखक है उनके मन के भाव हैं। देखो सब हाँ बोल रहे हैं। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति पूनम, बहुत ही सुंदर। और सारे जो सुनने वाले हैं वो भी कितने प्यार से हम सुन रहे हैं। मैं जरूर बताना चाहूंगी, सब बहुत प्यार से आप सबको सुन रहे हैं। पूनम, इतनी प्यारी कविता तुमने हमें सुनाई, हम एक और सुनना चाहेंगे यदि तैयार हो तो। हाँ जी जी सपना दी, जो दूसरी मेरी कविता है वो, उसकी भूमिका मैं थोड़ी सी बता दूंगी। ये एक स्त्री के मन के भाव है, ये थोड़ी सब्जेक्टिव है, मेरे ही भाव है। और जब मैं उम्र में छोटी थी तो अपने जन्मदिन को लेके बहुत एक्साइटेड होती थी, और वो उत्साह किस तरीके से समय के साथ मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो गया, किस तरीके से मुझे मेरे अंदर मैंने एक अजीब सी शांति का महसूस किया, उसको लिखा है। तो उम्र के पड़ावों को पर से गुजरने के बाद जो मेरे अंदर मैच्योरिटी आई है, उसके ऊपर लिखा है। जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन में 45 बसंत देखने के बाद क्या बदलाव आया है, वो है इस कविता में। क्या अलग था इस सुबह में, आईने के सामने खुद को देखा, करीने से निकलती कुछ लकीरें बढ़ रही थी, पेशानी पर वो सिलवटें दमक रही थी, चमकीले बालों की वो लट कुछ छिपती छिपाती सी है, सबब उन बदलावों का, हारती हिचकिचाहट, कसमसाती घबराहटों का। कितना कुछ हरा चुकी थी मैं, दरकिनार कर कई मुश्किलें कितनी को गले लगा चुकी थी मैं। कोई याद रखे जन्मदिन, कोई रंज न था, तोहफों की न जस्तजू न हकों का ही फरमान था। अब बस सफर आसान करना था, न किसी को मारना न खुद ही मरना था। और समझ की हद तो कुछ ऐसी बढ़ गई कि पत्तों से टपकती बूंदे भी अब झरना था। दरक दरक से झांकती नफरतों से अब कहना था, दफा हो जाओ जिंदगी से, सुलगना यूं नहीं था। दफा हो जाओ जिंदगी से, सुलगना यूं नहीं था। समझ की उंगली मैंने पकड़ ली, या अंदर कुछ बदला था। लड़ने की ताकत थी कम, या अब और नहीं लड़ना था। बस मुख्तलिफ सी ख्वाहिशों के साथ अब धीरे धीरे चलना था। बस मुख्तलिफ सी ख्वाहिशों के साथ धीरे धीरे चलना था। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुझे लगता है हर जुबान पे यही बात है कि क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। और ये जो सुनने वाले हैं वो भी तालियों की जो है कतार लगाए रखे हैं। गड़गड़ाहट सुनाई दे रही होगी तुम तक, अगर
नहीं सुनाई दे रही है तो जाके फेसबुक पे जरूर देखना, सुनाई दे जाएगी। गड़गड़ाहट अलग अलग जगह से आ रही है। बम्बई से तो आ ही रही है, इरा श्रीवास्तव आई हैं जो कि यूपी से आई हैं, माधुरी वर्मा आई हैं, लीना आई हैं, एकता जी आई हैं, यशपाल जी अंकल हमें सुन रहे हैं, बुंदेला दो जो जोड़ी यहाँ पे है उनके साथ में परिवार भी सारा जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर कविता पूनम, बहुत सुंदर कविता। मतलब मुझे लगता है कि एक एक जो तुमने लाइन पिरोई है वो मन से है। और सही कहा, अपना जो 45 बसंत जैसे तुमने कहा उसी तरह से मेरे भी नंबर नहीं बताऊंगी कितने बसंत जा चुके हैं। एक ठहराव अलग सा आ जाता है इंसान की जिंदगी में, ज्यादा ना हंसो, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही आगे हैं हम तुमसे। तो वो जो गोल्डन ईयर्स आ रहे हैं पास, तो वो एक अलग सा ठहराव आ जाता है अपने आप में, आप बहुत अलग महसूस करने लगते हो। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग उम्र के कहीं कहीं उसी पड़ाव पे होंगे या थोड़े पास होंगे उस पड़ाव के, कि एक ठहराव महसूस जरूर करते होंगे। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति पूनम, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति और बहुत सुंदर संचालन भी। अब मैं वापस बागडोर तुम तक छोड़ती हूँ और चित्रा जी को बुलाने का आपको जो है आह्वान करती हूँ। जी जी, तो अगली जो हमारी गायिका है जो समा बांधने आ रही है वो बड़ोदरा से है, और ये भी अपने घर की रानी है, हाउसवाइफ है तो घर की रानी है, और यमन राग में ये आज हमें कुछ सुनाना चाहती हैं। तो चित्रा जी आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैं वडोदरा से हूँ, गुजरात से हूँ। तो गाने के अलावा मैं गरबा में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। और ये जो मैं जो गाना गा रही हूँ, यमन के थोड़े से मैशअप्स गा रही हूँ मैं, तो वो मेरे बचपन की यादें हैं। मेरे भाई, मैं क्लासिकली ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, पर मेरे भाई बचपन में हारमोनियम बजाते थे, तो मैं उनके साथ गाने बैठ जाती थी। तो ये जो गाने हैं वो मैं मेरे जो दो भाई हैं मिलिंद और कुमार, उनको मैं समर्पित कर रही हूँ आज। तो ये बहुत मुझे पॉजिटिविटी दे रहा है ये गाना, इसलिए फिर मैं ये गाना गा रही हूँ। ऐसा है। क्या बात, बहुत सुंदर चित्रा। और तुम्हें हमारे साथ जोड़ने के लिए शशिकला कालकर आंटी जी का धन्यवाद है। उनका भी धन्यवाद कर रही हूँ। सही है। बिल्कुल। और हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। इतने सारे कवियों को तुमने सुना। कई बार कहते हैं कि कवि तो सुनने सुनाने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन जो खुद कवि ना हो और वो हम मुझे लगता है 1.5 घंटे से लाइव है, 1.25 घंटे से लाइव है, और ये जो कवियत्री ना होते हुए हमारे साथ जुड़ी हैं और हमें सुन रही हैं बड़े प्यार से, मैं देख रही हूँ तुम हर एक को सुन भी रही हो, और तुम्हारी जो गर्दन हिल रही है उससे समझ आ रहा है कि तुम मन से जुड़ी हो हमारे साथ, सिर्फ जुड़ने के लिए नहीं। तो उसके लिए और बड़े सांप्रत विषय है तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा है। बिल्कुल। और तुमने जो गरबे की बात करी है वो सब मुझे लगता है सब झूमने वाले हैं। अभी तो सब झूमने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वाले झूम रहे हैं ऑलरेडी, तो आप बिल्कुल शुरू करें। हम सब आतुर हैं सुनने के लिए। तो जी जी जी। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, नी रे ग म ग रे सा सा नी प प म रे ग सा नी सा ग प म प, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अम्बुआ के तले आना, जब दीप जले आना,
जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं, थैंक यू सो मच। सच में पूनम क्या कहती हो, मेरा भी दिल ये कह रहा है कि अभी न जाओ छोड़कर चित्रा, अभी तो दिल भरा नहीं। मंत्र कर दिया और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि आप क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर नहीं है, आपने बहुत ही सुंदर गाया है। शौकिया भी कोई इतना अच्छा गा सकता है, मतलब मैं वही सोच रही थी पूरे वक्त, बहुत सुंदर। और समा बांध दिया आपने, तो अब तो सचमुच मन ही नहीं कर रहा कि इसको एंड किया जाए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर गायन था कि उसमें खो गए। चित्रा जी बहुत ही सुंदर गाया आप। धन्यवाद, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चित्रा जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी की आप सब जरूरत पोएट हो और मुझे गाने का चांस मिला, वही मुझे लकी फील हो रहा है, ऐसा है। इसी की जरूरत भी थी। नहीं, सारे सॉन्ग्स बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स थे और आपने बहुत अच्छे से गाया। जी जी जी, थैंक यू। मैं बल्कि ये भी चाहूंगी, विमला आंटी हमारे साथ हैं, कमला आंटी हमारे साथ हैं, और जो बाकी जो हमारे जो सुधीजन, हमारे जो गुणी कवि कवित्री हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी कुछ अगर कहना चाहें कार्यक्रम के बारे में, एक दूसरे के बारे में, प्लीज फील फ्री। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा समय हम आपस में भी बातचीत कर सकते हैं, और इसको समापन की तरफ ले जाने के पहले एक दूसरे से बातचीत करनी बहुत जरूरी है। एक दूसरे को सुनने के बाद क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सफल रहा। एक सकारात्मकता मिली और बहुत अच्छा सब लोग लिखते हैं। मैं तो हमेशा ही सबसे सीखती हूँ, और बहुत ही सुंदर। और ये जो चित्रा जी का गायन था वो सुनकर लगा कि काश मैं भी गा पाती। अरे बाप रे, कम से कम 2 लाइनें तो गा पाती।
बिल्कुल ऋतु सही कह रही हो, मुझे भी बिल्कुल गाना नहीं आता, मैं गा नहीं पाती हूँ, मतलब तकलीफ बाथरूम देती है सिंगर गाना। भी हाँ, बिल्कुल भी वो ऐसे छुप के छिपा के गाने वाले हो। पूनम क्या कहती हो? जी आंटी। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है आपका, बधाई, बहुत बहुत बधाइयां सपना जी, बहुत अच्छा। बधाई आप सबको, ये कार्यक्रम आप सबका है। मैं तो यहाँ आज श्रोता बन के आई हूँ, मैं तो आपको सुनने आई हूँ। ये तो आपका कार्यक्रम है और आपका कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ है आज। जी आप हम ये नहीं, बहुत मजा आया सच में, एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है, ऐसा है। आपकी सबकी सहभागिता का ही नतीजा है कि इतना अच्छा हो पाया, तो किसी एक या दूसरे की वजह से नहीं, सबकी ये साथ मिलके जो हम साथ में आए हैं, इस वजह से ये कार्यक्रम की खूबी और अच्छाई है। सपना जी की क्वालिटी है सबको बांधने की। एंड 3 चीयर्स फॉर सपना जी। और पूनम जी ने बहुत अच्छा संचालन किया। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, आज की शाम पूरी तरह से पूनम के नाम और आप सबके नाम और मंच के नाम कहना चाहती हूँ, मिले जो कड़ी कड़ी जंजीर बने, है ना, कड़ी से कड़ी मिल गई, एक जंजीर बन गई, सब जुड़े रहेंगे। मैम 2 बातें मैं भी कहना चाहूंगा। पहली बात तो थोड़ा माहौल को और लाइट कर देता हूँ। अभी कुछ ही समय में विमल मैम ने पितरों की बात करी थी, कुछ उसके समय के बाद में आपके नवरात्रे भी शुरू होंगे। तो बचपन में मेरे साथ हुआ था, आज फिर दोबारा हुआ है, 9 देवियों के बीच में एक लौता लंगूर। I didn't realize that बिल्कुल 9 है हम क्या? देखो 9 नहीं भी है तो मान लेते हैं 9 है। चलो मानसिक रूप से मान लो, बहुत सारी देवियां तुम्हें सुन रही हैं, तो देवियां पूरी हो गई। देवियों के बीच में भैरव बाबा भी तो होने ही चाहिए ना, तभी उनका नाम होता है। तो भैरव बाबा को नमस्कार। नहीं, और हमारे है और आपका तो बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा रचना है, बहुत ही गजब है। मैम मेरे साथ में कुछ 2-3 चीजें और भी जुड़ी हुई हैं कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। हम लोग कानकुब्ज मिश्रा हैं, तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ और मतलब उसको आप कह सकते हैं धर्म से ब्राह्मण, कर्म से मैं क्षत्रिय हूँ। बहुत छोटी उम्र से मैं घर से बाहर चला गया था और देश के नाम समर्पित हो गया। 16 साल की आयु में ही मैं घर से बाहर चला गया था। तो कर्म से क्षत्रिय हूँ, लेकिन मर्म से अगर कहें तो कवि हूँ। तो ये धर्म, मर्म और कर्म की कहानी जो मेरी है वो कुछ इस तरीके से जाती है। और इसी के लिए मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के अगर समक्ष, अगर आप लोग इजाजत दें, कि जिंदगी भर यही काम करता रहा, मैं जिंदगी भर यही काम करता रहा, खुद को सजाकर तेरे नाम करता रहा। मौसीकी भी इस कदर हमसे हुई बोधी, मौसीकी भी इस कदर हमसे हुई बोधी कि हर इबादत में बस तेरे कलाम पढ़ता रहा, हर इबादत में बस तेरे कलाम पढ़ता रहा। एक और छोटी सी चीज मैं सपना जी आपसे शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि मैंने सिर्फ लिखना यूबीआई के मंच पे ही एक्चुअली शुरू किया है और पिछले साल से ही 2020 से कोई भी कविता जब मैं लिखती हूँ और मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं सबसे पहले मम्मी को, विमल जी को सुनाती हूँ कि मम्मी आप इसको सुनो। जब वो कह देती हैं कि हाँ ये तुम्हारी लेवल अच्छा है इसका, इवन मेरे हस्बैंड कहेंगे हाँ ठीक है, वो तो सुनते भी नहीं है ठीक से, पर मम्मी को मैं सुनाती हूँ, देन शी गिव्स अ ग्रीन सिग्नल, तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये मेरी कविता ठीक है। सही बात है। इनकी कविताओं प्रथम श्रोता और प्रशंसक भी हूँ बहुत ज्यादा। आपकी वजह से हमें इतना प्यारा हीरा मिला है, तो बहुत धन्यवाद उस बात के लिए। और मैं ये जो बात आप कह रही हो ना, मैं मम्मी को दिखाती हूँ, तो मैं भी, मेरी कोई भी कुछ भी लिखती हूँ
तो प्रूफ रीडर या जो कहना चाहिए टिक लगाने वाली, मार्क्स देने वाली, मेरी मम्मी वैसे भी टीचर रही है शुरू से बचपन से उन्होंने मार्क्स दिए हिंदी में मुझे, पर वो आज भी मुझे चेक करके बताती है कि सही है कि गलत है, कहीं मात्रा की गलती या हलंत की गलती, सारी गलतियां वही बताती है। बहुत सुंदर लगा ये बात सुन के। एक आज की बात बताऊं मैं कि मैं आराधना ने इनका घर का नाम, इसके घर का नाम रोली है, मम्मी पापा के यहाँ से लेके आई, तो मैंने कहा मैं रोली ही बोलूंगी। बड़ा रोली और बड़ा प्यारा नाम और बहुत अच्छा। मैं प्रथम श्रोता और प्रथम प्रशंसक। और मजेदार बात तो ये कि पता ही नहीं था कि कभी हम लिख भी सकते हैं अभी तक। ये तो बहुत किस्मत है कि आपको घर में ही कोई अप्रिशिएट करने वाला, क्रेडिट करने वाला मिला है, वरना घर में श्रोता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता, कहते अभी थोड़ी देर बाद बात करो तुम अपनी। सब ग्रेट है, अभी श्रोता भी दिला है, लेखक हैं तो श्रोता भी हम सबके पास हैं, उनकी वजह से ये सबको इस तरह से एकत्रित करती है। अभी करने वाले भी लगता है सब जो लिखते हैं वही सुनते हैं और पकड़ के घर में तो बहुत मुश्किल होता है, बच्चे तो बच्चा तो कभी नहीं, और जो सुनेगा काम करते हैं बहुत मुश्किल है, सुनते हैं पकड़ के सुनाना पड़ता है। अपने दोस्तों को इनवाइट किया था तो मैं 4 लाइन अपने दोस्त लोग के लिए बोलना चाहती हूँ। 4 लाइन। ऐसी हकीकत है जिसे चाहे जग ठुकराए, दोस्ती ही वो दवा है जो सारे गम भुलाए। ऐसी हकीकत है जिसे चाहे जग ठुकराए, दोस्ती ही वो दवा है जो सारे गम भुलाए। कुछ रिश्ते ईश्वर की इनायतें थी, कुछ रिश्ते दुनिया ने जोड़े। दोस्ती का वो अंदाज है जिसे चुपके बड़े नाजों से मन ने पाले। बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जो हर पल दिल से जहान तक यारों संग बिता ले। मैं अपने दोस्तों को बोल कर आई थी कि मैं तुम लोग के लिए कुछ सुनाऊंगी, तो मैंने इस मंच का उपयोग किया। धन्यवाद। आज यहाँ एकत्रित हुए सभी लेखकों से मैं यही कहना चाहूंगी, जो काफी सीनियर है, विमल जी, कमला जी, मैं उनको तो क्या कहूँ, लेकिन बाकी जो भी हम सब साथी हैं, इस सभी की लेखनी में बहुत ताकत है, बहुत दम है। बस इसको इसी तरह से भगाते रहिए, आगे लिखते रहिए। और इसी के साथ इस सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा और अगली बार फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। सपना दी नया आयोजन कोई ना कोई जरूर करेंगी और फिर हम सब तभी एकत्रित होंगे। बिल्कुल जल्दी मिलते रहेंगे और आगे भी कार्यक्रम तो आ रही हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय काव्य अनुष्ठान शुरू हो रहा है कल से, जो 3 दिवसीय है। उसके बाद में एक बच्चों के लिए एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, बच्चों की तरफ से कविता पाठ होगी। तो ये 3-4 दिन तो हम रोज लाइव पे जुड़ेंगे ही। तो आप सब भी आइए और भी लोगों को जोड़िए, जो सुनना चाहें उन्हें भी जोड़िए, जो सुनाना चाहें उन्हें भी जोड़िए। तो बहुत बहुत आभार सभी का मंच की तरफ से और पूरी यूबीआई टीम की तरफ से। मैं लाइव को एंड करती हूँ। आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सुना और इतना प्रोत्साहन किया। आप जाके लाइव पे जब देखेंगे तो देखेंगे कितने सारे कमेंट्स और कितनी तालियां गड़गड़ाहट हो रही है, वहां पे उसकी बौछार हो रही है प्यार की। तो सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। कल फिर जुड़ेंगे और कल का समय और बाकी की डिटेल्स आपको पटल पे अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। बिल्कुल आते रहिए, मिलते रहिए और बुलाते रहिए अपने श्रोताओं को भी और सुनाने वाले कवि मित्रों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। पूनम जी, सपना जी, सुनाने वाले कवि, कमला जी, ऋतु जी।